Good morning students, this is Bhanu Pratap Singh. This is the second lecture of slope and deflection of mechanics of solids. बेटा इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन यानी विक्षेपण के लिए जो डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशियल समीकरण है उसके लिए, यानी कि इसमें हम डिफ्लेक्शन का एक इक्वेशन पाएंगे, है ना। तो लेते हैं, मानते हैं कि कोई भी बीम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स और वाई। क्लियर है। मान लेते हैं कोई बीम जिसका आर्क यानी कि बीम है आफ्टर डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का है। तो स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप हमने लिया है डीएस। डीएस क्या है? स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप है बीम का। इस बीम का कोई एक कर्व होगा बेटा, एक सेकंड। इस बीम का कोई एक कर्व होगा और वो कर्व होगा क्या? वो कर्व बेटा अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये पॉइंट सी है जहाँ पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर है, यानी सी क्या है? तो सी इज सेंटर फॉर बेंड आर्क, है ना। जो आर्क मुड़ा हुआ है, मुड़े हुए चाप के लिए केंद्र है। यानी कि क्या कह सकता हूँ मैं इसको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम ए बी, धारण ए बी का वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या केंद्र है सी। अब जो ये सी यानी कि बीम ए बी कोण बना रहा है उसको कहेंगे डी शाई। तो डी शाई क्या है? तो सिंपल सी बात है बेटा, डी शाई आपका एंगल है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, यानी बीम ए और बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट से एंगल बन रहा है, जो वही है कर्वेचर एंगल, है ना, वक्रता कोण है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इस पे अगर हम टेंजेंट खींचें ए और बी पर, कहाँ से खींचेंगे? कहीं से खींच सकते हैं। अगर हम टेंजेंट खींचें तो ए पर टेंजेंट कुछ इस तरह का है। तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंट है वो कोण शाई है। तो शाई क्या है बेटा? तो आपका शाई एंगल मेड बाय पॉइंट ए ऑन बीम विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ बिंदु ए पर बना कोण है। सिमिलरली अगर बी पर हम टेंजेंट खींचें, ये पॉइंट बी है, बी पर अगर हमने टेंजेंट खींचा तो बी पर टेंजेंट खींचा वो एंगल शाई प्लस डी शाई, ठीक है। तो शाई प्लस डी शाई क्या है? एंगल मेड बाय पॉइंट बी ऑन बीम विद हॉरिजॉन्टल, बिंदु बी पर बना कोण क्षैतिज से, है ना। धरण के बिंदु बी पर बना कोण है क्षैतिज से, ये टेंजेंट ही है बेटा, है ना, ठीक, बी पर। अब देखते हैं कि ये कोई अगर इससे हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लॉट करें और इसको वर्टिकल प्लॉट करें तो ये कहीं एक पॉइंट पे काटेगा। हमने ले लिया उसको, डी पॉइंट है वो, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर ये डी पॉइंट है, ये शाई है, तो ये भी शाई होगा, ठीक है। और जो ए डी है वो मान लेते हैं डी एक्स है, और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस डी वाई होगी। ये वाई एक्सिस है तो ये डी वाई, ये एक्स एक्सिस है तो ये डी एक्स, यानी कि जो ए डी बी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए टू बी है, क्योंकि वो बेंडिंग बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? ए बी कैन बी considered as straight line। ए बी को हम एक सीधी रेखा मान सकते हैं। तो जब हम ए बी को एक सीधी रेखा मानेंगे तो ये ट्रायंगल जरा देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा। ये बेटा ए बी डी ट्रायंगल हो जाएगा। अब जरा हम ए बी डी ट्रायंगल को बना के थोड़ा देखें। तो ये ट्रायंगल आपका ए बी डी है, यानी कि ये बी है, यानी कि डी वाई डिस्टेंस, ये वाई एक्स, ये डी वाई है स्मॉल एलिमेंटल इन वाई डिस्टेंस, ये डी एक्स स्मॉल एलिमेंटल डिस्टेंस इन एक्स, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट डी है। ये एंगल क्या है बेटा? शाई। तो ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में ज़रा देखें टेन शाई कितना होगा। तो टेन शाई बराबर क्या होगा बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा dy अपॉन
dx इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर से अगर हम कॉस शाई यहाँ पे निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर या कॉस शाई बराबर बेस अपॉन ये डी एस है बेटा, स्मॉल एलिमेंटल डिस्टेंस, ये स्ट्रिप डिस्टेंस डी एस। तो कॉस थीटा बराबर ये कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बेस डी एक्स अपॉन डी एस। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस, इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे इसको। सिमिलरली बेटा अगर हम इसमें सेक साई निकालें सेक थीटा तो क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि डी एस अपॉन डी एक्स, इक्वेशन थर्ड मानेंगे इसको। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, समीकरण 1 का हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1 का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर साई हो जाएगा, लेकिन ये इधर क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये बेटा थीटा नहीं है ना, तो एक्स के टर्म में ये साई के टर्म में है, इसलिए साई के डिफरेंशिएशन यानी कि डी साई बाय डी एक्स से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार एक्सपेंड करते हैं, सेक स्क्वायर साई डी साई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस डी साई बाई डी एक्स को हम करना चाहते हैं बेटा डी शाई अपॉन डी एक्स इंटू, या ऐसे कर दूं कि डी शाई अपॉन डी एस, डी शाई रहने देते हैं, डी ऐसे मैं बताता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे करते हैं, सेक स्क्वायर शाई है ही, डी शाई अपॉन डी एस करते हैं इसको, डी शाई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या है राइट साइड में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी साई बाई डी एक्स रहने देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, या फिर एक काम करते हैं, इस डी एस अपॉन डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से डी एस अपॉन डी एक्स की जगह सेक शाई रख सकते हैं, तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से डी एस अपॉन डी एक्स की जगह हम रख सकते हैं सेक शाई, इसकी जगह हम रखेंगे सेक शाई, तो क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर साई और सेक साई यानी सेक क्यूब साई डी साई अपॉन डी एस है ही इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है बेटा? अच्छा, तो डी साई बाई डी एस हम निकालें, डी साई अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सेक क्यू साई। एक स्टेप और ले जाना चाहते हैं हम, सेक क्यू साई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो सेक क्यू साई को हम लिख सकते हैं यानी कि डी साई अपॉन डी एस विल बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेक क्यू साई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर साई लिख सकते हैं, कब, लेकिन जब हम पावर लगा दें 3/2 होगा, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब पावर बचेगा। ठीक है, तो अब आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे में हमारे पास बचा डी साई अपॉन डी एस विल बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन सेक क्यू साई। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा अभी कि
सेक स्क्वायर साई लिखा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर साई क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। रखते हैं बेटा यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर साई टू द पावर 3/2। समीकरण 1 से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 को देखें बेटा तो टेन साई क्या लिख सकते हैं dy/dx, तो टेन साई का क्यूब यानी कि टेन साई की जगह क्या लिख सकते हैं dy/dx, तो क्या हो जाएगा ये इज यानी कि डी साई अपॉन डी एस विल बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस समीकरण 1 से टेन साई की जगह dy/dx तो स्क्वायर है यानी कि dy/dx का स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा 3/2 ऑलरेडी है ही। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, समीकरण 4। अब बेटा समीकरण 4 में हमारा dy/dx ही क्या है स्लोप है, यानी कि ये dy/dx क्या है स्लोप है, थीटा है, इसी को हम स्लोप कह रहे हैं। ठीक, तो स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी कम है यानी कि dy/dx इज लेस, स्लोप बहुत कम होगा और ये तो dy/dx का स्क्वायर है, हेंस dy/dx का स्क्वायर विल बी वेरी लेस, बहुत कम होगा, तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास d/ds will be is equal to d square y upon dx square। ये बचेगा बेटा, ये बचेगा क्यों, क्योंकि हमने ये पूरा टर्म नेगलेक्ट कर दिया है, 1 बचेगा। तो ये पूरा टर्म नेगलेक्ट करेंगे तो 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 कोई इश्यू नहीं है। ये इक्वेशन मान लेते हैं 5, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 को फिर से हम कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग यहाँ पे रहने देते हैं इसको, कंसीडरिंग ट्रायंगल ACB, यानी अब हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं बेटा। ये अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा ACB का। तो ACB ट्रायंगल में ज़रा देखते हैं ये DS कितना होगा, ये आर्क लेंथ कितनी होगी DS, चाप की लंबाई कितनी होती है, तो चाप की लंबाई त्रिज्या गुणे कोण, यानी कि DS इज इक्वल टू, ये अगर त्रिज्या लेना है तो ये त्रिज्या कितनी होगी C2B तक, R होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो R इंटू डी साई हो जाएगा। DS इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम DS ले आर्क लेंथ तो क्या हो जाएगा R इंटू डी साई, वही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो DS इज इक्वल टू R इंटू डी साई, अब निकालते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ACB में। तो ट्रायंगल ACB में हम जानते हैं DS इज इक्वल टू क्या R इंटू डी साई, तो 1/r क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा बेटा डी साई अपॉन डी एस। अच्छा, ये इक्वेशन रहने देते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, ये भी डी साई बाई डी एस है, ये भी डी साई बाई डी एस है, यानी कि इक्वेशन 5 और 6 आपस में इक्वल होंगे, ये भी डी साई बाई डी एस है, ये भी डी साई बाई डी एस है। तो इक्वेशन 5 विल बी इज इक्वल टू इक्वेशन 6। नोट्स मिल जाएंगे बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो डी साई बाई डी एस अगर ये भी है और ये भी है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/r विल बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मिल जाएगा 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हम जानते हैं बेंडिंग का जो समीकरण होता है फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन,
मरोड़ के समीकरण से, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, मरोड़ के समीकरण से हम जानते हैं m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R होता है। मे आई सी यू डियर। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम r निकालना चाहते हैं। किसको किसको इक्वेट कर दे बेटा, तो m/i इज इक्वल टू E/R को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें, हम m/i एक सेकेंड, m/i इज इक्वल टू E/R। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EI/m हो गया, EI/m। तो 1/r क्या हो जाएगा, ये भी 1/r है, ये भी 1/r है, इक्वेशन 7, और ये भी इक्वेशन 1/r इज इक्वल टू क्या, m/EI। इक्वेशन 8, 6, 7 एंड 8, ये भी 1/r है, ये भी 1/r है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि m/EI इज इक्वल टू d²y/dx²। ठीक है बेटा, यहाँ से मोमेंट निकालना चाहें तो मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू EI d²y/dx²। ये हमारा मोमेंट हो जाएगा, इक्वेशन जो भी होगा इक्वेशन 9। ठीक है बेटा, इक्वेशन 9। और यही इक्वेशन 9 ही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। मोमेंट हम निकालेंगे, EI हमें पता होगा, d²y/dx² निकल जाएगा। और d²y/dx² निकाल के करेंगे क्या, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं ज़रा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 9, इंटीग्रेटिंग समीकरणों को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो समाकलन करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, आगे देखें। ठीक है, अगले पेज पे, मतलब समीकरणों को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ मोमेंट का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ EI का इंटीग्रेशन d²y/dx² करते हैं बेटा। ठीक, यहाँ हमने किया है मोमेंट को इंटीग्रेट, इधर क्या था, EI d²y/dx²। तो मोमेंट को इंटीग्रेट किया हमने, मिला ये हमें। ठीक है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1/EI, या सिंपल में EI बाहर ले लूँ, ले सकते हैं, EI कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या, d²y/dx²। और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m विल बी इज इक्वल टू EI dy/dx। और मैंने कहा था कि dy/dx ही क्या है, स्लोप है। क्यों बेटा, यही तो थीटा है, यही तो स्लोप है। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे। मोमेंट का समीकरण क्रॉस सेक्शन लेके, मोमेंट में हम पढ़े हैं क्रॉस सेक्शन मेथड SFD-BMD में, मोमेंट निकाल लेंगे। और मोमेंट निकालने के बाद एक बार इंटीग्रेट, अगर EI पता ही होगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्लोप दे देगा। ठीक है ना बेटा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हमें स्लोप मिल जाएगा। तो dy/dx निकाल लो, यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx विल बी इज इक्वल टू, इधर आएगा तो 1/EI और इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट। यानी इससे क्या पता चला, तो इससे ये पता चला, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा स्लोप। और उस स्लोप के लिए क्या, यही थीटा ही है, यही स्लोप है, यही थीटा है। 1/EI कांस्टेंट है। मोमेंट का समीकरण, यानी कि मोमेंट हम क्रॉस सेक्शन पे फाइंड आउट कर लें, उसको एक बार इंटीग्रेट कर दें तो स्लोप मिल जाएगा। यही मतलब हुआ बेटा, स्लोप मिल जाएगा थीटा। एक बार और इंटीग्रेट करते हैं, किसको, इसी को ले लेते हैं, स्लोप को।
इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, एक बार पुनः समाकलन करने पर तो क्या मिल जाएगा, ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1/e(i) पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2 बार इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा किस पे, मोमेंट पे। तो यानी मोमेंट निकालना है किसी भी बीम का और उसको 2 बार इंटीग्रेट कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा हमारा बेटा y क्या है, डिफ्लेक्शन है ना, यही तो विक्षेपण है, यही तो डिफ्लेक्शन है ना। तो डिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगा, y हमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखें, और इसी को बेटा डिफ्लेक्शन निकालने के लिए इसी को डबल इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। इसको चाहे डबल इंटीग्रेशन मेथड कह लो या मैकॉलेज मेथड कहते हैं, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड भी यही कहलाता है, दोहरा समाकलन विधि, यानी कि डबल इंटीग्रेशन मेथड। अगर वीडियो स्लो है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, या फिर मैकॉलेज मेथड। तो क्वेश्चन में कहता है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड के से सॉल्व करिए या मैकॉलेज मेथड से सॉल्व करिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब भी आप कभी क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, जब भी आप कभी क्वेश्चन लगाएंगे तो इस जो समीकरण को, ये जो समीकरण आया है मोमेंट का, यही मोमेंट का समीकरण ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकालने, ये मोमेंट का समीकरण EI d²y/dx² रख देंगे, यही मोमेंट के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे स्लोप देगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है ना बेटा। तो ये समीकरण ध्यान में रहे कि मोमेंट इज इक्वल टू EI d²y/dx²। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मानते हैं कि कोई एक कैंटिलीवर बीम है, क्वेश्चन देखते हैं। मानते हैं कोई एक कैंटिलीवर बीम है, इस बीम की लंबाई L है, L इज द लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम। क्लियर है बेटा। और इसके फ्री एंड पर लोड लग रहा है W का, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। फॉर्मूले के टर्म में ही आएगा क्योंकि कोई डेटा हमने नहीं दिया है, डेल दिया है, W दिया है। तो लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं बेटा, हम जानते हैं इक्वेशन 9 जो समीकरण 9 था हमारा, जो समीकरण 9 था मोमेंट था। तो मोमेंट निकालने पहले यही करेंगे। तो मोमेंट निकालने के लिए क्रॉस सेक्शन लेंगे, मोमेंट के समीकरण को इस समीकरण के बराबर कर देंगे। देखते हैं कैसे, पहले मोमेंट का समीकरण निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 समीकरण 9 को जरा देखें, क्या था, मोमेंट इज इक्वल टू EI d²y/dx²। तो मोमेंट का समीकरण पहले निकालना है, इसके बराबर कर देंगे, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो स्लोप दे देगा, एक बार और कर देंगे डिफ्लेक्शन दे देगा। तो करते हैं इसको, है ना। मोमेंट पहले निकालना, समीकरण 9 ही था एज यूजुअल, पिछला वाला ही है। अरे बेटा ये पिछला वाला ही समीकरण है ना, ठीक। मोमेंट निकालें क्रॉस सेक्शन पे, तो क्रॉस सेक्शन मेथड लगाते हैं, भूल गए होंगे। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, फ्री एंड से लेते थे, कहीं से आप ले सकते हैं। ये मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से x दूरी पर है, ये पूरा L है, ये x है, तो ये कितना होगा, L माइनस एक्स होगा बेटा। चलिए L माइनस एक्स होगा। तो मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पर मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना, क्रॉस सेक्शन पे निकालना है। तो क्रॉस फोर्स, ये जो वर्टिकल लोड है और इसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, L माइनस एक्स, है ना। क्रॉस सेक्शन पे ही निकालना है, पूरे बीम पे नहीं निकालना है, क्रॉस सेक्शन पे निकालना है। x का मान हम L से 0 कर देंगे, यहाँ पे x का मान 0 होगा, यहाँ पे x का मान, इस पॉइंट पे x का मान 0 होगा, इस पॉइंट पे x का मान L होगा। तो हम रख देंगे, निकाल लेंगे। तो मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज बना रहा है, तो राइट साइड क्लॉकवाइज माइनस W, ये फोर्स है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल लोड, और डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स। क्रॉस सेक्शन पे ही निकालना है तो दूरी क्रॉस सेक्शन तक की, ठीक है।
मोमेंट निकल गया हमारा। ये समीकरण हमारा 1 है, ये भी मोमेंट है, ये भी मोमेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर कर दें, ये भी मोमेंट है, ये भी मोमेंट है, तो क्या करें, इक्वेट कर दें, यानी कि ई आई, इसलिए ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू माइनस डब्लू एल माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। अब डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ई आई को इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्लू एल माइनस एक्स अपॉन में ई आई हो जाएगा बेटा। इसको मानते हैं हमारा समीकरण, हमारे क्वेश्चन का समीकरण है 2, ये पहले से चला आ रहा है ना वहाँ। तो इक्वेशन 2, इस समीकरण को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, स्लोप देगा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये इधर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड क्या बचेगा बेटा, तो राइट साइड बचेगा जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, w अपॉन ई आई कांस्टेंट है तो ले लेते हैं बाहर, क्या हो जाएगा माइनस w अपॉन ई आई, जो वेरिएबल है क्या बचा, वेरिएबल l माइनस एक्स, तो l का इंटीग्रेशन करेंगे तो l इंटू एक्स, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन एक कांस्टेंट भी आएगा प्लस c। क्लियर। अब इस c को कैसे फाइंड आउट करें, तो इस c के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है बेटा। अरे पूरा निकालेंगे, c भी निकालेंगे तब तो कहेंगे ये स्लोप है। तो बाउंड्री कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस a और b पर। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या, एट पॉइंट a, बिंदु a पर ज़रा देखते हैं, एट पॉइंट a, बिंदु a पर। तो बेटा बिंदु a पर, इस पॉइंट पर, बिंदु a पर हमारा x का मान क्या है, x का मान 0 है। तो बिंदु a पर, इस पॉइंट पर x का मान क्या है, 0 है। तो जब x का मान 0 इस समीकरण में रखेंगे तो dy बाई डी एक्स भी क्या आ जाएगा, अरे रख के देख लो, इस समीकरण में x का मान 0 इस समीकरण में रखो तो क्या आ जाएगा, इस x का मान अगर इस समीकरण में रखे 0 तो हमारा dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसमें नहीं रखना चाहते आप, x का मान 0 इसमें रख दीजिए, तो x का मान अगर हम 0 रखेंगे बेटा तो dy बाई डी एक्स भी हमारा, या dy बाई डी एक्स भी, x का मान अगर इस समीकरण में 0 रखेंगे तो dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों के मान को अगर हम इसमें रखते हैं, इन दोनों के मान को अगर हम इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वैसे 2 कांस्टेंट आएंगे। एक कांस्टेंट तो आपका स्लोप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, हमने एक बार इंटीग्रेट किया है तो एक कांस्टेंट आएगा, तो एक पहला कांस्टेंट मानते हैं c1। तो अगर x बराबर 0 है, यहाँ पे एक बिंदु पे हम देख रहे हैं, पॉइंट a पर देख रहे हैं x का मान 0 है, तो x का मान 0 अगर हम यहाँ रखें तो dy बाई डी एक्स भी 0 होगा। इन दोनों के मान को इसमें अगर रख दें तो c1 का मान क्या हो जाएगा, x का मान भी 0 रखना है, dy बाई डी एक्स भी 0 रखना है, तो c1 का मान क्या हो जाएगा बेटा, c1 का मान हो जाएगा 0, यानी कि c1 0 है। तो स्लोप निकल गया dy बाई डी एक्स, तो स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन ई आई हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू अपॉन ई आई। c1 का मान 0 रख देंगे तो एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैथमेटिक्स है। तो ये स्लोप निकल गया, किस पे, स्लोप एट पॉइंट a, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन a की रखी है, a पर x क्या है, 0 है, तो a पॉइंट पर ये स्लोप निकलेगा, यानी कि ये क्या है, ये थीटा है, किस पे, a पॉइंट पर। ठीक है बेटा, आगे भी देखते हैं। अगर हम आगे देखें बेटा तो बिंदु b पर क्या होगा, एट पॉइंट b, पॉइंट b को देखते हैं। पॉइंट b पर x का मान a पर 0 है, b पर क्या है, x का मान l है, तो पॉइंट b पर x का मान l होगा, x का मान l इस समीकरण में रख देंगे, तो पॉइंट b पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू l है,
तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, जो थीटा होगा वही अधिकतम होगा। यानी कि दिखाते हैं, अगर x का मान हम L रख दें यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि कैंटिलीवर बीम है, और जब कैंटिलीवर बीम है बेटा तो आपको पता है क्यों मैक्सिमम होगा, ये फ्री एंड है। अभी हमने जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, यहाँ पे थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। ये थीटा बी पॉइंट है तो ये थीटा बी है, और थीटा बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहीं पे स्लोप डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैंटिलीवर बीम का केस है ना। तो x का मान L रखा है पॉइंट B पर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू L है। L रखे हैं तो थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, रख देंगे x का मान dy बाई डी एक्स में, तो dy बाई डी एक्स ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब x का मान L होगा, यानी पॉइंट B पर होगा, एट B। तो क्या होगा ये बेटा, x का मान L रख देते हैं, किस में रखें, इसी में रखेंगे। इस जगह पे x का मान L रख देते हैं। x का मान एक बार 0 रखे, एक बार L रखते हैं। L रखेंगे तो क्या होगा, ये तो पॉइंट A पर दे देगा। अब L रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। रख लीजिए, देख लीजिए, x का मान L, x का मान L रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपन 2L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपन 2, यानी कि L स्क्वायर अपन 2, तो माइनस डब्लू एल स्क्वायर अपन 2EI। ठीक है बेटा। चलिए, ये तो अभी तक स्लोप निकला कहाँ पे, पॉइंट A और पॉइंट B पर। ये स्लोप है पॉइंट A पर और ये स्लोप है पॉइंट B पर। अब डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एज यूजुअल हमने कहा था कि 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार इंटीग्रेट करेंगे यानी कि इस समीकरण को एक बार हमने इंटीग्रेट किया है। इस समीकरण को अगर हमने एक बार इंटीग्रेट किया है बेटा, इस समीकरण को अगर हमने एक बार इंटीग्रेट किया है तो स्लोप मिला है, dy बाई डी एक्स स्लोप ही है। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो करते हैं, करें बेटा, कर लेते हैं यार। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 तक हो गया था, 3 कहाँ हुआ था, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, ये सेकंड होगा ना बेटा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड। 2 ही समीकरण है, ये सेकंड है, तो ये इक्वेशन मान लेते हैं हमारा 3 है। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 3 है। ठीक है बेटा। तो इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई आई एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2, ये स्लोप है पॉइंट ए पर। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन दे देगा पॉइंट ए पर। तो निकालते हैं एट पॉइंट ए, यानी कि समीकरण 3 को एक बार फिर से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमें, तो y इज इक्वल टू मिलेगा dy बाई डी एक्स वाई हो जाएगा। अरे यार, ये इक्वेशन 3 है, y dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे y हो जाएगा। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू अपन ई आई, तो माइनस डब्ल्यू अपन ई आई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, एल एक्स का क्या हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर अपन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 का एक्स क्यू अपन 2 इंटू 3 यानी कि 6। एक कांस्टेंट C1 तो हमने लिखा था, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट और आएगा C2। अब ये C2 कैसे फाइंड आउट होगा, तो फिर से बाउंड्री कंडीशंस पे जाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या, बाउंड्री कंडीशंस एट ए पर, बिंदु ए पर देखते हैं। ए पर x का मान क्या है बेटा, 0 है। x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो y भी क्या मिलेगा, हमें रख के देख लो, y भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन दोनों का मान इसमें रख देंगे, C2 का मान मिल जाएगा। तो इन x भी 0, y भी 0, तो C2 भी क्या होगा, 0 होगा। C2 का मान 0 रख दिया हमने, तो 0 रख दें यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू अपॉन ई आई, माइनस डब्ल्यू अपॉन ई आई एल एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 0 रखे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना बेटा।
तो ठीक है, हमने एक बार ट्रायल किया था पॉइंट ए पर x की वैल्यू 0 रखे तो y 0 आया था। अब इन दोनों के मान को हम क्यों निकालते थे? क्योंकि हमें C2 चाहिए था। हमारा पर्पज़ x को 0 रखना नहीं था, हमारा पर्पज़ था C2 को फाइंड आउट करना। तो जब हमने C2 को फाइंड आउट किया 0 आया तो केवल C2 को हम क्या करेंगे, 0 के रख देंगे, बाकी एज इट इज़ रख देंगे Lx² माइनस x³ 6। तो ये डिफ्लेक्शन होगा किस पे? पॉइंट ए पर, एट ए, बिंदु ए पर निकल जाएगा डिफ्लेक्शन। सिमिलरली बाउंड्री कंडीशन से हम पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे। कैसे, जरा देखते हैं। तो एट बी पे x का मान क्या है? l है। अब x का मान अगर हम l रख दिए यहाँ पर तो L3/2, L3/2 1, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा L3/2 और L3/6। तो x = L रखेंगे तो हमारा y इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। कैसे, हम देख लीजिए, b पर y मैक्सिमम होगा डिफ्लेक्शन, ये मैक्सिमम। कैंटिलीवर के केस में स्लोप भी मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम। स्लोप क्या है? टेंजेंट खींचेंगे, बीम की एक्सिस और टेंजेंट के बीच का कोण, और डिफ्लेक्शन क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है। तो b पर वर्टिकल डिस्टेंस भी मैक्सिमम है, स्लोप भी मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम होगा x = L पे। तो रख देते हैं x = L इसमें, तो क्या हो जाएगा? y एट पॉइंट b = -w/EI कांस्टेंट है, x की जगह L रख देंगे, क्या हो जाएगा? L3/2 माइनस L3/6। तो क्या हो जाएगा ये? 6L³ - 2L³ 4L³/12। तो यानी टोटल आएगा -WL³/3EI, 4/12, 3 बचेगा। y यानी कि डिफ्लेक्शन एट बी पर डिफ्लेक्शन निकल जाएगा बेटा। ये माइनस क्यों आ रहा है? तो हमने शुरू में बताया था कि डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है। डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होना भी चाहिए, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड है, इसीलिए माइनस। तो कई बातें यहाँ पे निकल के आई। पहली बात कि बी पर डिफ्लेक्शन हम निकाल लिए, ए पर डिफ्लेक्शन हम निकाल लिए, एक्स का मान हमें C1 C2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। C1 C2 फाइंड आउट करने के लिए हमने बाउंड्री कंडीशंस देखा, तो बाउंड्री कंडीशंस ए पर x का मान 0 है तो इसमें रख दिया, y भी 0 आ गया, इन दोनों को रख दिया, C2 का मान निकल गया, C2 का मान रख दिया, हमें डिफ्लेक्शन का इक्वेशन ए पे मिल गया। फिर b पर हमने x = L रखा और हम देख रहे हैं x = L इस समीकरण में रखेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, तो b पर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम x = L रख के देख लेते हैं कितना आया, वो फाइंड आउट होगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। सिमिलरली हम स्लोप निकालने के लिए क्या किए थे? स्लोप निकालने के लिए हम मोमेंट का समीकरण लिए थे। इस मोमेंट के समीकरण को जो हमारा पहले डेरिवेशन में था, इस समीकरण को, डिफरेंशियल इक्वेशन को, मोमेंट के समीकरण, ये भी मोमेंट इन दोनों को इक्वेट कर देते थे, आ जाता था। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे dy/dx मिलेगा, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे dy/dx मिलेगा, तो हमारा स्लोप हो जाएगा। इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा। स्लोप मिलेगा लेकिन एक कांस्टेंट आएगा C1, तो C1 कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशंस ए पर देखेंगे x का मान 0 है, तो x का मान अगर इसमें 0 रखेंगे तो हमारा dy/dx भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों का मान इसमें रखेंगे तो C1 का मान निकालेंगे, C1 भी 0 आएगा। इन दोनों के मान को रख के देख लीजिए, C1 0 आएगा। हमें बाउंड्री कंडीशन से C1 पता चल गया, C1 का मान इसमें रख देंगे, स्लोप मिल जाएगा हमें, स्लोप एट A। सिमिलरली हम क्या करेंगे? स्लोप एट B निकालेंगे, तो B पे x का मान L है, dy/dx मैक्सिमम होगा क्योंकि B पे स्लोप भी मैक्सिमम है। x = L रखोगे इस समीकरण में, इस समीकरण में अगर हम x = L रखें बेटा तो मैक्सिमम आएगा ना ये, और x = L है किस पर? B पर है, तो थीटा मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम निकालने के लिए हमें C2 पता ही है, उस x की जगह L रख दीजिए, यानी कि इस समीकरण में हम x जो है उसको L रख देंगे, तो ये स्लोप दे देगा B पर, और B पर ही स्लोप मैक्सिमम है। तो क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? एक आप एक बार प्रैक्टिस करिए, लगेगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा
कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो हमारा ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन एम इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मोमेंट का क्रॉस सेक्शन पे निकालेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे स्लोप देगा, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा C1 का मान बाउंड्री कंडीशंस पे निकालेंगे A और B पर, तो C1 का मान निकलने के बाद हमें स्लोप A और B पर निकल जाएगा। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा C2। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन आएगा कांस्टेंट C2 का मान बाउंड्री कंडीशन से A पर B पर x का मान 0 x का मान L रखेंगे तो डिफ्लेक्शन भी दे देगा A और B पर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप सिंपली सपोर्टेड बीम का IC के केस में देख लीजिएगा एक प्रॉब्लम करके, है ना। आप सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम इस पर प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई डाउट होगी तो बताइएगा। फिलहाल अब इसमें होगा क्या बेटा, ये तो हमने फॉर्मूले के टर्म में निकाल दिया है। तो क्वेश्चन में लोड दे देगा, लेंथ दे देगा, एक मॉड्यूलस दे देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। तो ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगी। हमें सब पता है, स्लोप A, डिफ्लेक्शन A, डिफ्लेक्शन B, स्लोप A, हमने सब निकाला है। तो सारे पॉइंट पे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल देंगे, लेकिन कब, जब हमें W, L और EI का मान पता होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये लोड का मान दे देगा, लेंथ दे देगा बीम का, तो आप इस फॉर्मूले में रख करके निकाल लेंगे। तो पहले फॉर्मूला डिराइव करिए इन केस ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आप उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। डिफ्लेक्शन mm में बहुत कम होता है, इसीलिए mm में आएगा, और स्लोप रेडियन में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे हम देखेंगे कि मोमेंट एरिया मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। चलिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।